करगिल विजय दिवस के 25 साल होने पर आज देश शौर्य, जाबाजी और बलिदान को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में वॉर मेमोरियल शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पटखनी दी शिकस्त दी। सेना के वीर जवानों ने 3 महीने लंबे युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को करगिल की चोटियों से खदेड़ दिया था। यह सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध था दुनिया भर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो तमाम अपने वीर सपूतों को उन्होंने याद किया, नमन किया। सबके बलिदान को याद करते हुए एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश भी है सरहद के उस पार भी, और भारत के वीर जाबाजों के लिए, सेना के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। तो करगिल विजय दिवस के रजत 25 साल पूरे होने पर यह रजत दिवस समारोह आज देश अपने वीर सपूतों को नमन कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बयां करती है। और यह सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं करगिल वॉर मेमोरियल द्रास से। ये इस वक्त सेना के अधिकारियों से वो जानकारी ले रहे हैं हर एक सपूत के बारे में और जो भी उपयोग किया गया था उस युद्ध में। और ये तस्वीरें, ग्रुप पिक्चर, प्रधानमंत्री ठीक सेंटर पर बैठे हुए और वीर सपूतों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। वो देख सकते हैं ऊंची जो चोटियां हैं, टाइगर हिल है, यहीं पर फतह किया भारतीय जाबाजों ने जब पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकियों के साथ मिलकर नापाक इरादे लिए हुए भारत से मुकाबला करने आए थे। पीठ में खंजर घोंपा था, दोस्ती की जो कवायद थी उसको तोड़ा था और इसके बाद से पलटवार किया भारतीय जाबाजों ने और दिखाया शौर्य को। दुनिया में जाबाजी का जो लोहा दिखाती है वो भारतीय पराक्रम, और इसी के प्रतीक हमारी सेना। और आज 25 साल पूरे हुए हैं और इसमें शहादत भी हुई, वीर गति को प्राप्त हुए हमारे जाबाज जो मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन देश इन जाबाजों को कभी भूलेगा नहीं, कभी भूलता नहीं। ये देखिए जरा, सबसे ऊंची चोटी पर जब भारतीय तिरंगा लहराता हुआ और दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तानुबूद करता हुआ, और हेलीकॉप्टर्स वहां पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। और जो फाइटर जेट हैं उनकी गर्जना, उनकी हुंकार सुनते ही बनती है ऊपर। और द्रास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे के ठीक नीचे ये ग्रुप फोटो सेशन अपने जो वीर जाबाज हैं सपूतों के साथ, जो कुर्बानी हुई, वो जो शहादत हुई, उसको देश नहीं भूलेगा। यह भी एक संदेश है, यह भी एक मैसेज है। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हुए हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी दुनिया के सबसे ऊंचे दूसरे ठंडे रिहायशी इलाका कहिए या वॉर क्षेत्र कहिए, द्रास, वहां पर इस वक्त पीएम की मौजूदगी अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज। 3 तस्वीरें इस वक्त द्रास में पीएम मोदी और वीरों को नमन करते हुए। करगिल विजय दिवस के आज 25 साल देश मना रहा है और इस अवसर पर यह घड़ी है, यह लम्हा है अपने वीर सपूतों को याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको नमन करने का, उनके परिवारों को बताना, एक मैसेज देना कि हर घड़ी में देश आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, प्रधानमंत्री आपके साथ हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है। हर अवसर पर, चाहे होली हो, दिवाली हो, और आज तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है जब दुश्मन देश पाकिस्तान को परास्त किया था हमारे वीर सैनिकों ने अपने फौलाद जैसे जिगर दिए हुए। और वहां पर याद करते हुए सीधे अब रुख करेंगे हम द्रास का। अशरफ वानी हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं जो आप सभी को अपडेट कर रहे हैं। अशरफ, इस वक्त आप तस्वीरें भी दिखा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी वहां पर पहुंचाइए क्योंकि आज ऐतिहासिक लम्हा है, बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल आशुतोष, मैं अब यहाँ करगिल वार मेमोरियल पर खड़ा हूँ जो द्रास में स्थित है। द्रास की पहचान ये है कि दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिहायशी इलाका द्रास कहलाता है। साइबेरिया के बाद अगर दुनिया में कहीं जनजीवन है वो द्रास में है। यहाँ
तापमान जो है -40 तक सर्दियों में चला जाता है। वो तो हुआ द्रास गांव और द्रास कस्बे की बात, लेकिन अगर आसपास मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पर सर्दियों में तापमान -60 डिग्री तक लुढ़कता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जीवन खासतौर से सर्दियों के दौरान कितना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद 25 साल पहले जो चुनौती भारतीय सेना को पाकिस्तान ने विश्वासघात करके दी थी, उसको उस चुनौती का मुकाबला भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी और दिलेरी से करके दिखाया। 2 महीने तक, करीब 2-2.5 महीने तक, मई, जून और 26 जुलाई तक ये युद्ध चला। 26 जुलाई को भारतीय सेना ने 1999 में विजय दिवस की घोषणा की और तब से अब तक लगातार जो है करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आखिर करगिल इस जंग को क्यों इतनी महत्वपूर्णता है? इतने सारे जंग हुए हैं इतिहास में, लेकिन करगिल जंग को क्यों भारतीय सेना अपनी बहादुरी और अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है? ये वैसा जंग था जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर, यानी 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ों पर लड़ी गई थी और चुनौती भी काफ़ी मुश्किल भरी थी भारतीय सेना के सामने। दुश्मन जो है वो पहाड़ की चोटियों पर हथियार लेकर बैठा था और नीचे से भारतीय सेना को उस दुश्मन के पास जाकर उसे मार गिराना या उसे वहां से भगाना था। तो उस चुनौती का भरपूर जो है मुजाहिरा भारतीय सेना के यंग नौजवान अशरफ, अगर इजाजत हो तो साथ साथ जो जानकारी दे रहे हैं, अगर तस्वीरें भी थोड़ा सा दर्शकों तक पहुंचा दें, अगर इजाजत वहां पर है प्रोटोकॉल, तो बेहतर होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तस्वीरें दिखाने अशरफ हमारे साथ तुरंत कनेक्ट होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखिए, नमन कर रहे हैं, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और थल सेनाध्यक्ष भी, और वहां पर तमाम आर्मी के हमारे जाबाज अधिकारी, जवान, और अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अशरफ, अपनी बात को पूरी करें, जानकारी पहुंचाएं और तस्वीरें दिखाते रहिए संभव हो तो। बिल्कुल आशुतोष, तस्वीरों में ये जो आप देख रहे हैं, यही करगिल वार मेमोरियल है, जो एक वार मेमोरियल के साथ साथ शहीदों की यादगार में बनाए गए स्मारक के साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यटन स्थल भी बना है। जितने भी पर्यटक लद्दाख या करगिल आते हैं, वो ज़रूर यहाँ इन फौज के बहादुर शहीदों को जो है और सिपाहियों को सलाम करने के लिए ज़रूर आते हैं, हाजिरी देते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं। यहीं पर 9:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो है यहाँ पर उन शहीदों को नमन किया, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फूलों का दस्ता अभी भी यहाँ पर ज्योति जल रही है, वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री जो हैं इस बोर्ड की ओर गए। इस बोर्ड की महत्वपूर्णता क्या है कि जितने भी जवान शहीद हुए हैं, अफसर 545, उन सबों के नाम, उनके यूनिट्स के नाम, उनका क्या रैंक था, वो सब इस पर चश्मा किया गया है। 5 साल पहले ही ये पूरी सूची जो है इस पर ब्रास के बोर्ड पर लिखी गई थी और उसके ऊपर जो है ये उन आर्मी रेजिमेंट्स के फ्लैग्स हैं, क्योंकि हर एक सेना के रेजिमेंट को अपना अपना झंडा होता है। उन रेजिमेंट्स के फ्लैग्स हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में विजय दिलाई थी भारतीय सेना को। और इसके बगल में जो है आपको वो वीर भूमि नजर आएगी, बिल्कुल इसके पीछे में थोड़ा सा कोशिश करूंगा नजदीक लाने की। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री गए। यहाँ पर इस वीर भूमि में उन शहीदों के नाम चस्पा हैं, उनके नाम की पट्टियां रखी गई हैं जो 1947 से आज तक, यहाँ तक कि पिछले साल भी 3 जवान शहीद हुए थे, उनकी तख्तियाँ भी यहाँ पर चस्पा हैं और उनको भी इन करगिल के शहीदों के साथ हमेशा और हर समय याद किया जाता है। जब श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाती है तो उनकी कुर्बानी और उनकी शहादत को जो है दरकिनार नहीं किया जाता है। फिर अगर आप इस तरफ जाएंगे, ये रास्ता थोड़ा सा जो बाहर सीधे वार मेमोरियल तक आता है, ये सीधे जुड़ जाता है नेशनल हाईवे 1 के साथ। नेशनल हाईवे 1 मीन्स जो श्रीनगर से करगिल रास्ता सड़क जाती है और जो पाकिस्तान के निशाने पर तब करगिल युद्ध के दौरान थी, वो इसी रास्ते को काटना चाहते थे जो बिल्कुल इस द्वार के बाहर है, ताकि उसके बाद जो है वो इस इलाके को कट ऑफ करके यहाँ पर नाजायज कब्जा जमा सके। लेकिन उनके मंसूबे पर जो है पानी फेरा गया। इस वक्त उसके साथ प्रधानमंत्री जो टनल का उद्घाटन भी उसके महत्वपूर्ण है, चूंकि इसके बारे में भी जानकारी आप पहुंचाते रहिए अशरफ। प्रधानमंत्री जी,
आपके कुशल बिल्कुल नेतृत्व आशुतोष, में अभी प्रधानमंत्री जो हैं यहाँ मंच पर आ गए हैं, जहाँ पर वो सेना के जवानों, सेना के अधिकारियों, कुछ आम लोगों और शहीदों के रिश्तेदारों से रूबरू होंगे। यहाँ पर उनको संबोधन करेंगे और उसी साथ ही साथ जो है जो टनल जिसकी आप बात कर रहे हैं, कोंसिलिन टनल, ये जो है ज़नस्कार, जो कि करगिल में एक ज़िला आता है, तहसील आती है, वो ज़नस्कार का इलाका काफ़ी कल्चरली रिच है और वहाँ पर जो है वहाँ पर उस टनल का उद्घाटन यहाँ पर करेंगे। सीमा सड़क संगठन उस टनल को बनाएगी, उससे जो है माता की, ये क्षेत्र भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा जी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, करगिल युद्ध के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल बीपी मलिक जी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी, वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं।
मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में
ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। सिंकुल्ला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक रिपोर्ट मिले, उसके बाद उन सबको उनके घर तक यहां पहुंचाया था। हमें संतोष है कि हम अनेकों जिंदगियों को बचा पाए। यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपये कर दिया है। यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, इसके लिए यहां
सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। पूरे लद्दाख क्षेत्र को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। इसके वजन बनने से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथियों, हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के असाधारण लक्ष्य तय किए हैं। चैलेंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया है। बीआरओ ने पिछले 3 साल में ही 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसमें लद्दाख के विकास कार्यों से लेकर पूर्वोत्तर में सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। मुश्किल टेरेन्स में विकास की एक गति नए भारत की क्षमता और दिशा दोनों दिखाते हैं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है। इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं ने 5,000 से ज्यादा हथियारों और ये सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाकर ये तय किया है कि अब ये 5,000 आइटम्स
बाहर से नहीं मंगवाए जाएंगे। मैं इसके लिए सेना नेतृत्व को बधाई देता हूं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म्ड फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए
ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति, ये सबसे पहले है। साथियों, जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ, और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तारीख को याद नहीं करते। साथियों, कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। ये विजय
देश की विरासत है, ये देश के गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये भारत माता की जय मेरे उन वीर शहीदों के लिए है, मेरे वीर भारत मां के वीर सपूतों के लिए है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे, द्रास में मौजूद हैं और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और करगिल विजय दिवस का आज 25 वर्ष पूरा हो रहा है और इस अवसर पर देश के जो वीर सपूत हैं, वीर जाबाज हैं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, उनको नमन करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह सरहद पार भी एक कड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि आज का दिन काफी ऐतिहासिक और पाकिस्तान तो इसको कभी भूल लेगा नहीं। और ऐसे में जब पीएम की मौजूदगी है बिल्कुल सीमा पर, द्रास में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर, दूसरा जो अगर सिविलियन जोन समझ लीजिए आप, द्रास सबसे ठंडा है और वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी, और आज वहां पर एक पूरा जो स्पेशल दिन है वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और सुबह सवेरे पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन वीर शहीदों को, उन वीर सपूतों को नमन करने। निश्चित तौर पर इसकी धमक, इसकी गर्जना, जो आसमान में फाइटर जेट्स भी हैं उनको भी सुना जा रहा है, वो सरहद पार भी महसूस किया जा रहा होगा। हां, यह जरूर है कि हम आज याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वो पराजय को याद कर रहे होंगे।